नाजरीन सलाम अलैकुम। आसा टाइम्स के खास प्रोग्राम वर्ल्ड न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फैज आबदी। आज एक बार फिर बात हमेशा की तरह इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के हालात। इस हालात पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एक बार फिर जनाब शौकत आबदी साहब। तो शौकत भाती साहब से जानते हैं कि ताज़ा हालात क्या हैं। तो शौकत भाती साहब, पहला सवाल यही एक बार फिर से कि ताज़ा हालात क्या हैं। जी फैज साहब, ताज़ा हालात ये हैं कि जंग किसी तरीके से काबू में नहीं आ रही जी और पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान है कि अगर ये जंग बढ़ी तो इसके नतायज न सिर्फ उस पूरे खित्ते को देखने पड़ेंगे बल्कि इसके नतायज पूरी दुनिया को देखने पड़ेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू अपने जुनून में इस कदर जो है पागल हो चुके हैं कि वो कुछ नहीं सोच रहे और जिस तरह से वो आगे बढ़ने जा रहे हैं वो तरीक़ाकार बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि बाकायदा तौर के ऊपर ईरान ने तमाम अरब ममालिक को जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं उनसे बहुत क्लियर कट कह दिया है कि देखो, अगर हमारे ऊपर स्ट्राइक हुई तो हम इजराइल को तो जो जवाब देंगे वो हम जवाब देंगे। उन्होंने दो बात कही। एक तो इजराइल से कहा कि आधे घंटे के अंदर तुमको पता चलेगा कि इजराइल में क्या हो गया। दूसरे, उन्होंने अरब कंट्रीज के लोगों से कहा कि भाई देखो, तुम मिलजुल के सारी बात कर चुके, तुम पीस की मामलात करने पे जितनी बातें थी अमेरिका के साथ कर चुके, अमेरिका जो कुछ कह रहा था वो तुम सब करते रहे। अब क्या है कि तुम्हारे यहाँ से अगर हम पर हमले होंगे तो हम तुम्हारे यहाँ हमले करेंगे। यही वजह है कि इस वक्त अरब कंट्रीज मिल के बाकायदा तौर के ऊपर प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं। कतर भी कह रहा है, यूएई भी कह रहा है, सऊदी अरब भी कह रहा है, सब के सब कह रहे हैं किससे, अमेरिका से, कि भाई आप इसराइल को किसी तरह से रोको। लेकिन इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब तो इसराइल ने एक हद ख़त्म कर दी कि यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स थी उसके ऊपर 48 घंटे में 2 बार अटैक किया। जैसा कि हमने कल बताया था कि यही वजह थी कि अमेरिका इस कदर मजबूर हो गया कि उसने 2 रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन के अंदर दाखिल किए। एक ये कि इजराइल की फ़ौजें वहाँ से हटें और कैप्टिव्स छोड़े जाएं और जंग को रोका जाए और सीज फायर किया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही थी वो उसको भी चालू किया जाए। हालांकि ये सारी चीज़ों को यही अमेरिका वीटो कर चुका था, लेकिन अब हालात ये हैं कि तकरीबन 10 लाख लोग भूख से मरने की कगार के ऊपर हैं। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि काफ़ी दिनों से जो ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही है उसको ये इजराइल बाकायदा तौर के ऊपर बम्बार्डमेंट करके रोक रहा है। इजराइल बहुत ज़्यादा खिसियाया हुआ है कि उसने अपने कोई टारगेट को अचीव नहीं किए। उसने कहा था कि हमास को हम ख़त्म कर देंगे। हमास के रॉकेट्स आज भी गिर रहे हैं। उसने कहा था कैप्टिव्स को छुड़वा लेंगे, वो कैप्टिव्स को छुड़वा नहीं पाया। लेबनान के अंदर उसने अटैक किया जाकर कि हम हिजबुल्लाह को एलिमिनेट कर देंगे। हसन नसरुल्लाह को शहीद करने के बाद भी वो उस पर क्या नाम है, लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। हालात ये हैं कि वो बेतहाशा बैरूत के ऊपर बम्बार्डमेंट करके सिविलियंस की कैजुअल्टी कर रहा है और लोगों को आगे बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर टक्कर दे रहे हैं, बाकायदा तौर के ऊपर। और ये भी हुआ कि हिजबुल्लाह के लोग नॉर्दर्न इजराइल में दाखिल हो गए। आज की जो बात है, आज उन्होंने 15 जगह से ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश की इजराइल ने, लेकिन 15 जगह से हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने उनको बहुत तगड़ा झटका दिया और उनके आर्मर्स टैंक्स और ये वो सब को जो टैंक थे, आर्मर्स व्हीकल थे, ये वो थे, और उनके बुलडोजर्स वगैरह जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह किए। आज जो 2 ड्रोन हिजबुल्लाह ने मारे हैं तेल अवीव के ऊपर और हैफा के ऊपर, उससे वहां के ऊपर एक कोहराम मचा हुआ है कि साहब हमारे इंटरसेप्टर इतने लगे हैं
कोई ऐसा नहीं कि बॉर्डर के ऊपर मारा है वहां इंटरसेप्टर लगा है ना, कितने इंटरसेप्टर्स को उन्होंने क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद वहां के ऊपर हैफा में भी नुकसान हुआ है, तेल अवीव के ऊपर भी नुकसान हुआ है, और जेरूशलम के ऊपर भी नुकसान हुआ है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक जो है वो लगातार इलाक के ऊपर अटैक कर रही है, गोलान हाइट्स के ऊपर अटैक चल रहा है, और आज जो इजराइल के ऊपर अटैक हुआ है तो इनकी 7200 जो यूनिट्स थी उसके ऊपर कहा तेल अवीव के अंदर आकर अटैक किया है। यानी नॉर्थ इसराइल पे अगर फौजें लगी हैं वहां हिजबुल्लाह लगातार किरियात शमुना है, सफेद है, नाहरिया है, इस पर लगातार अटैक तो कर रहा है। और आज एक उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जो आपके तेल अवीव के अंदर जाकर अटैक कर देना, वो भी उनकी 7200 यूनिट के ऊपर। और आज जो अलमायदीन वगैरह कह रहे हैं कि नए किस्म के ड्रोन जो है उनका इस्तेमाल किया है, किसने, ये क्या नाम है, हिजबुल्लाह ने। उधर आप देखें कि यमन को, कि यमन के हौतियों ने फिर एक जहाज जो है उड़ा दिया, और उस ऑयल टैंकर को बुरी तरीके से वो जल रहा है। अभी समंदर के अंदर एक नई आफत आने वाली है। तो जो इस तरह के मामला चल रहे हैं, रेड सी से कोई मामला नहीं जा पा रहा, और ईरान ने कह दिया है कि अगर हमारा तेल नहीं जाएगा तो किसी का तेल यहां से नहीं जाएगा। तो साहब एक सवाल यहाँ पे उठता है कि जंग इतनी खतरनाक चल रही है, कहाँ है यूनाइटेड नेशन और कहाँ है अमेरिका, जो इस जंग के बारे में क्यों रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इस जंग से अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्टअप हो गया है, क्योंकि ये जंग ही अमेरिका लड़वा रहा है। लेकिन हालात इस कदर बद से बदतर हो गए कि कल का यानी यूनाइटेड नेशन में अमेरिका का इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन लाना, ये बहुत बड़ी बातचीत है। और अभी एक न्यूज लीक हुई है, किसी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसपे उसने कहा है कि बाइडेन ने बाकायदा तौर के ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू को गालियां दी हैं, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद ये भी कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर या ऑयल क्या नाम है रिफाइनरीज के ऊपर अटैक मत करना, वरना हालात बद से बदतर हो जाएंगे। उसने कहा कि अगर कोई अटैक भी करना है तो एक जिस तरह का अटैक क्या नाम है ईरान ने किया है, उस तरह का एक प्रोपेशनेट एक अटैक जो है वो तुम कहीं कर लेना, लेकिन ये गलती मत करना। एक तरफ वो ईरान को समझा रहा था, दूसरी तरफ इन्होंने यूनाइटेड नेशन की क्या नाम है जो पीस कीपिंग फोर्स थी, जिसमें 600 जो फौजी हैं वो हमारे हिंदुस्तान के भी हैं, ठीक है। तो थाईलैंड के फौजी कल जख्मी हुए और इटली के फौजी जख्मी हुए, यानी मना करने के बावजूद वहां के ऊपर अटैक हुआ। यही हुआ कि हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर यह कहा कि भाई इजराइल को यूनाइटेड नेशन की जो गाइडलाइन है, जो उसकी सीमा है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ईरान के और क्या नाम है हिंदुस्तान के जो जहाज थे, उन्होंने बंदर अब्बास के पास वहां के ऊपर प्रैक्टिस की है। अब अगर हालात खराब होते हैं इस वास्ते कि भाई देखिए हिंदुस्तान भी ये चाह रहा है कि जंग ना हो, हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि जंग ना हो, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो हिंदुस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेंगे, ठीक है। और जो अवाम के ऊपर असर पड़ रहे हैं तो एक अरसा दराज से आप देख लीजिए उठाकर कि फिलिस्तीनियों का क्या हाल है, ठीक है। आप ये देख लीजिए कि क्या नाम है इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट है, कुछ नहीं तो वो अपने अपने घर को छोड़कर भाग रहे हैं, जहाजों के ऊपर बैठकर मुल्क छोड़ के निकल रहे हैं, यहाँ के ऊपर उनके कारोबार सब खत्म है। ये तो उसी खत्ते के अंदर था ना। बिल्कुल। आज अगर ये जंग बढ़ी तो यहाँ के ऊपर महंगाई किसी स्टेज के ऊपर पहुंच जाएगी, यहाँ के हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, तो जो उसका खामियाजा हमें और आपको भी उठाना पड़ेगा। अब आप बताइए, रेड सी पहले ही से इफेक्टेड है, ठीक है, और ईरान ने कहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मतलब यह है कि दुनिया का 80-85% जो है कारोबार और तेल और सब जो है वो पूरी तरीके से वो खत्म हो जाएगा। उसमें
हम बहुत ज्यादा इफेक्टेड होंगे। अभी भी हमसे महंगाई का और बेरोजगारी का हम जहां के ऊपर है, और अगर मान लिए खित्ते के अंदर बढ़ गई ये प्रॉब्लम, तो जो अरब के अंदर हमारे हिंदुस्तानी सब तमाम काम कर रहे हैं, जाहिर सी बातचीत है कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर जो क्या नाम है अड्डे बने हुए हैं अमेरिका के, इनके उनके, और जिस तरह से उसने कहा है कि हम पूरी तरीके से इजराइल के पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर उसकी सिक्योरिटी के लिए खड़े रहेंगे, तो अगर ये अमेरिकन बेसेस जो इससे पहले मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर चुके हैं ईरान के, अगर इन्होंने पार्ट ले लिया तो ईरान अटैक कहां करेगा? यूएई पर भी अटैक करेगा, सऊदी पर भी अटैक करेगा, जॉर्डन पर भी अटैक करेगा, कतर पर भी अटैक करेगा, ओमान पर भी अटैक करेगा। यहां तमाम कितने लोग हमारे जो हैं वो वहां के ऊपर, हिंदुस्तान के वहां के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक तरफ वो लोग जो काम कर रहे हैं, जब उस मुल्क के अंदर उथल पुथल होगा उनके ऊपर असर पड़ेगा। दूसरे पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर असर पड़ रहा है, और उसमें भी हिंदुस्तान की 600 जो फौजी हैं, जिसमें क्या कहते हैं सिर्फ 600 फौजियों में औरतें भी हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो सारी चीजों के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़े। शौकत साहब, ईरान को लगातार इजराइल से धमकी मिल रही है, क्या इस धमकी का असर होगा? क्या इस अगर हमला होता है तो क्या ईरान इसका सामना करने में सक्षम होगा? देखिए, ये जो धमकी देने वाले हैं, ये याद रख लें कि कल पुतिन ने बाकायदा तौर पर तुर्कमेनिस्तान में ईरान के सदर से मुलाकात की, और उसके बाद उन्होंने मैसेज दिया ना सिर्फ इजराइल को, बल्कि इजराइल के सपोर्ट में आने वाले अमेरिका को, उसके एलाइज को, सबको ये धमकी दी। उन्होंने कहा कि हम, ईरान हमारा पार्टनर है, हम उसके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। दूसरी, पुतिन ने एक धमकी दी कि जो 16 लाख लोग हैं इजराइल में, रशियन, इनके पास रशियन भी नेशनलिटी है, उनसे कहा है कि आप लोग वहां से निकल जाइए। और बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि अगर तुमने ईरान पर अटैक किया तो हम तुम पर बाकायदा तौर के ऊपर हमला करेंगे। ये पुतिन ने कल पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। उधर जाहिर सी बातचीत है कि पुतिन हल्के में तो इस बात को नहीं बोल रहे। दूसरी बात है कि ईरान की जो बातें, ईरान, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि ईरान जब बहुत कमजोर था, जब सद्दाम हुसैन ने जो बिल्कुल मिला हुआ बॉर्डर था, जब ईरान के ऊपर अटैक किया, तो उसके साथ में ना अमेरिका बल्कि यूरोप, इजराइल और उस वक्त रशिया भी जो यूएसएसआर था, ठीक है, वो किसको सपोर्ट कर रहा था? सद्दाम हुसैन को। और सारा अरब वर्ल्ड कहां था? ईरान को मिटाना चाह रहा था, क्योंकि सबको अपनी अपनी बादशाहत के लिए खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि शाह की हुकूमत गिरी थी। तो ऐसे लोग सोच रहे थे कि अरब स्प्रिंग ना आ जाए, हम बादशाहों की हुकूमत ना चली जाए। तो इन सब ने मिलकर पूरी तरीके से 8 साल इजराइल, क्या नाम, ईरान से जंग लड़ी, लेकिन ये कहीं से कामयाब नहीं हुए। आज अगर सिचुएशन देखिए तो ईरान के पास मैन पावर की शक्ल में खुद उसकी बहुत ही पावरफुल आर्मी है, और उसने अपने मिसाइल को ट्रिगर करके बता दिया कि हम बगैर जाए तुम्हारे तमाम डिफेंस सिस्टम को पार करके तुम्हारे टॉप जो सीक्रेट प्लेसेस हैं वहां के ऊपर अटैक कर सकते हैं। उन्होंने वो अटैक करके दिखा दिया। दूसरी बात क्या है कि ईरान के पास प्रॉक्सी के शक्ल में, आप देखिए, यमन के लोग हैं जो रेड सी बंद किए हुए हैं, तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उनसे खुलवा नहीं सकी। जिन छोटे से ग्रुप को, हमास को ईरान ने मजबूत करके खड़ा किया फिलिस्तीन के अंदर, वो कैप्टिव्स को वहां से निकाल नहीं पा रही। वहां पर अमेरिका की भी स्पेशल फोर्सेस लगी, ब्रिटेन की भी, नाटो की भी, इजराइल के भी कमांडोज, जितनी भी टॉप की ब्रिगेड्स लगी, लेकिन उसके बाद वो वहां से नहीं ला पाए। यही हाल हो रहा है कि हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। अब तो हालात उल्टा है कि इजराइल जो के ग्राउंड के अंदर कौन चला गया है? वो वहां हिजबुल्लाह चला गया। आज हिजबुल्लाह ने वहां सेटलर से कहा है, पहले इजराइल कहता था कि सेटलर से की जगह को खाली कर दो, अब उन्होंने कहा है सेटलर से, हिजबुल्लाह ने, कि सेटलर्स को कि खाली करो मकान, यहां से भाग जाओ, अब तुम यहां रह नहीं सकते। तो जो
ये जो बात है ना, ये जितनी भी बात करे बेंजामिन नेतन्याहू या क्या नाम है गैलेंट या इनकी वार कैबिनेट, ये जितनी भी बकवास करें, इनकी ताकत नहीं है कि ये ईरान से लड़ भी सकें। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट जो है इनको, वो बाकायदा तौर से अमेरिका से है, और अमेरिका इनके लिए पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। और अमेरिका में जो इलेक्शन होने वाले हैं 20-22 दिन के बाद, उस इलेक्शन के वजह से भी इनको पूरी तरीके से जो वहां के ऊपर ज़ायनिस्ट लॉबी है वो इन्हें सपोर्ट कर रही है। और आगे ट्रम्प भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं कि उनको पता है कि अगर हम इजराइल के खिलाफ बयान देंगे तो हमारे इलेक्शन के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन वो इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बावजूद भी अमेरिका के लिए तो ईरान ने एक बहुत बड़ी बातचीत कह दी कि अमेरिका भी अगर इसमें आ जाएगा तो जितने दिन वो हमसे लड़ेगा, ये बरसों हमसे उसे लड़ना पड़ेगा। तो एक वार्निंग देकर ईरान ने इस बात को कह दिया है कि हम जो है किसी से कमजोर नहीं हैं और ना हम किसी को बर्दाश्त करेंगे। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जनाब शौकत भारती साहब, जिन्होंने बताया जंग के ताज़ा हालात क्या हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।